हम हो गया तो हम लोग क्या कैसे आगे ये एक दो लाइन ऐसे पढ़े हुए हैं कि अपने प्रीतम को किलाऊ कराने ले जा रहे हैं, अपने जो नया नववधु है पति के लिए खाना लेकर के जा रहे हैं। और इस मधुर संस्कृति की अपेक्षा धांधरों की सामाजिक जीवन अधिकार अरे बर्जस्वन और मिलते जुलते नृत्य भी है कि सबका कौन सा डांस है वहाँ पर, सबका तो सबका ओराव डांस है। पूछेगा धांधर का भाषा कौन सा है तो ओराव भाषा, और इसका डांस भी क्या है, यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। ये सब हम लोग पढ़े यहाँ तक के। और गीत की मधुर व्यंजन के परहंस की छवि दिखती है। शेर, हिरन और निसब प्रेमी नर्तकों के हिल मिल के कुदक करते हैं, कुदक रहे हैं। ये सब मिलकर डांस कर रहा है। सो जानवर की आकृति वाला कपड़ा पहन करके लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनत पर्दे उठ गए हैं। पिता किधर रहा है तो बोल इधर रहा है, ना समझा उसको, इधर देखो। किंतु सुषमा भर झांकी उठी है। आगे सुनो। और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादि गुंज न मिल रहा है कि किताब में, उसको बताओ वहाँ कहाँ से। वर्षों बाद शायद इसके कीर्तन उधर ताने छोटी होती रहे, शायद उनका विषाद स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाए और उल्लास की कड़िया मुखर हो। आगे देखो यहाँ उल्लास से लिखल चक्रा पैराग्राफ से। उल्लास रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग उठा। क्या अनुराग धरती देती है किंतु यह जन जीवन समृद्धि नहीं बन सका। आगे देखो यहाँ बेतिया वहाँ पर जगह पड़ता है उसका। बेतिया राज के जमींदारी ने अंग्रेज ठेकेदार बन गए। कहाँ के राज था तो बेतिया के राज जमींदारी, यानी कि जो वहाँ की बहुत ज़्यादा ज़मीन वाला था जो नील के खेती करवाता था। इन सभी से उसके लिए बता रहा है। ठीक कब 19वीं सदी में नील के खेती का विस्तार किया गया। 19वीं सदी दिखाई दे रहा है 1917 के समय वाला, या 1800 कुछ जब चलेगा तो 19वीं सदी चल रहा है। यानी आगे देखो नील की उन्हीं दिनों रंग बनते थे। और 10वां वाला में पढ़ लिया है नील के खेती से या नील से क्या बनाया जाता था रंग, तो वही लिखा है नील से ही उन दिनों रंग बनते थे। इसीलिए नील की पश्चात देशों में बहुत मांग थी और सबसे ज़्यादा नील के खेती के लिए किया जाता था क्योंकि नील का वहाँ पर ही रंग बनाया जाता था। लाखों की संपदा उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी किंतु रैयत का, और जितना अंग्रेज ठेकेदार था उस सबको लाखों की संपदा, यानी कि जो नील के खेती था उसे उपज करके ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना खेती करके पैसा कमा सकता था, इसीलिए लाखों की संपदा उसके हाथ लगी। कोई लाभ न हुआ। बेतिया राज से बहुत कम आयादगी पर हजारों एकड़ जमीन उन्होंने गोरे ठेकेदार ने ले ली। वहाँ के जो राजा था ठीक ना बेतिया राज, उससे जितना ज़मीन था उसको ठेकेदार ने ठेका पर ले लिया और हजारों एकड़ ज़मीन को ले लिया कम आयादगी, यानी कि कम पैसा दे करके। ये अपना सबकी तरफ भरना कहते कि कुछ समय तक उस पर खेती करेगा, पैसा एक बार दे देता है और जितना दिन तक की रहता है करते रहता है। तो यह है कि कम आयादी कम पैसा दे करके बहुत सारा ज़मीन ले लिया। एक देहात में उनकी भव कोठियाँ खड़ी हो गई और उसे खेती से कर करके कमाई करके पूरा इलाका में बड़ा बड़ा महल बनाने लगा। ऊपर देखो और देखो नील के खेती जो हम लोग पढ़े हुए, किसानों से ज़बरदस्ती नील के खेती करवाई गई थी। ठीक ना, एगो जैसे क्वेश्चन आएगा गोरे अंग्रेज लोग या नीले अंग्रेज लोग, पीछे क्वेश्चन है किसानों पर किस तरह के अत्याचार करते थे। ठीक ना, तो यही सब लिखना है कि नीले खेती ज़बरदस्ती, ठीक ना, अंग्रेज लोग क्या करते थे किसानों को क्या अत्याचार किए तो ज़बरदस्ती नील के खेती करवाए। हर 20 कट्ठा ज़मीन पर 3 कट्ठा नील खेती के लिए किसानों को रखना लाजमी था। अब ये वाला के बाद और नीचे कुछ ऐसे लिख देंगे। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों का इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब ज़बरदस्ती चलती रही 3 कट्ठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। और थोड़ा देर बाद नील के खेती के लिए कम हो गया, फिर भी हो रहा था। मोटे रकमें गोरे ठेकेदार को दे गए। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में नीले साहबों का निष्कर्ण साम्राज्य था उन दिनों। ठीक, और इन सभी का साम्राज्य था जिस रास्ते पर साहब, देखो एक और अत्याचार ये वाला लाइन लिख सकती है कि लोग किसानों पर क्या अत्याचार करते थे। वहाँ के जितना गांव पर सब अंग्रेज लोग क्या अत्याचार करता था, या वहाँ के जो साहब था, देख लो मजाक नहीं, तो जिस रास्ते पर जो साहब अंग्रेज लोग चलता था ना,
सवारी जाती थी उस पर हिंदुस्तान में अपने जानवर लेकर नहीं जा सकते थे। तो किस तरह के अत्याचार, अगर वहाँ के कोई किसान है, ठीक ना, और साहब जिस रास्ते से चलते थे उस रास्ते पर कोई भी किसान अपन जानवर, कोई भी हिंदुस्तानी अपना जानवर लेकर नहीं जा सकता था। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव होता था, रैयत यानी कि जो वहाँ के बड़ा जमींदार सब लोग था, उसके यहाँ कोई भी तरह के त्यौहार मनाया जा रहा, उत्सव या फिर बर्थडे वाला भी मनाया जाए या शादी हो, तो साहब के यहाँ नजराना भेजना, नजराना के मतलब गिफ्ट, यानी सभी किसानों को, गाँव वासियों को वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ पैसा भेजना पड़ता था। आगे देखो, अगर वो साहब बीमार पड़ते थे तो रैयत के इलाज के लिए वसूली होती थी। यानी कि अगर वहाँ के जे मारेंगे तीनों को लाइन से आकर, ठीक सर। तो रैयत के अगर कोई बीमार भी पड़ता था उसके तो वसूली, यानी कि जो अगल बगल के सब लोग था सबसे पैसा वसूली किया जाता था और तब उसका इलाज होता था। आगे देखो, अगर साहब हाथी खरीदते थे तो उसका भी पैसा कौन देता था, कम, ठीक ना। तो सब रैयत से पैसा जमा करवा करके अपनी गाढ़ी कमाई से कुछ ना कुछ देना पड़ता था। यानी हाथी कर देगा साहब और पैसा सब कौन जमा करेगा, किसान लोग सब वहाँ के जितना था। एगो नाम सुनना, अमोलवा कोठी के साहब का नाम एमन साहब था, ठीक ना। अमोलवा कोठी यानी कि कोठी है, यानी कि हवेली समझ लो, उसे जो बड़ा बड़ा बनाया हुआ था बथन्ना, जो पूरा हवेली की तरफ से वो कोठी कहा गया है। तो नाम कथी है, जगह का भी नाम है अमोलवा, ठीक है, याद रखना। तो अमेलवा कोठी के साहब का नाम था एमन साहब, ठीक ना। आगे एमन साहब लिख करके आएगा। तो चंपारण क्षेत्र में देखो, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रहेगा, चंपारण क्षेत्र में किस साहब का भीषण आतंक था, तो एमन साहब का आतंक था, ठीक ना। उससे सब डरता था, वो बहुत आगे था। आगे देखो, और अमोलवा कोठी में एमन साहब का कोठी था, भीषण आतंक था एमन साहब का, किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, ठीक। अगर वहाँ के कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके खिलाफ कुछ बोलता तो उसको मारपीट करना, उसके झोपड़ी में आग लगा देना एमन साहब का ही काम होता था। यानी कि वहाँ के बहुत बड़ा जमींदार के रूप में जो आतंक फैलाए हुए था, इसी के काम था। तो किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूस देना, यह सब रोज का काम था। अगर कोई भी व्यक्ति कोई दिक्कत देता तो एमन साहब तुरंत क्या करते, या तो उसको, जहाँ तक गांधी जी गए ना, तो गांधी जी के भी झोपड़ी में आग लगवा दिया था। तो आगे पढ़ेंगे तब। तो उसको जेल में ठूस देना। तत्कालीन शासन नील्हे गिरोह, देखो नील्हे गोरे लिखल है, मतलब कि वो गोरे अंग्रेज लोग जो जो नील के खेती करवाता था, इसलिए नीले गोरे लिखा गया, क्वेश्चनों में रहेगा। नीले गोरे किसानों पर क्या अत्याचार करवाते थे, ठीक ना। तो यही जो सब है क्वेश्चन सब। और गोरे को हाथ का पुतला था, ठीक। तो वहाँ के जितना शासन था, यानी कि पुलिस प्रशासन जो सब था, ये सब गोरे के हाथ का शासन का पुतला बन चुका था। उन दिनों उत्तर बिहार के दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। और उस समय जे भी अफसर अगर वहाँ जाता था, ठीक ना, दौरा करने मतलब जांच पड़ताल के लिए, तो डाक बंगले नहीं बनते हुए सभी साहबों के कोठिया में ठहरते थे। और सबको एमन साहब अपना घर पर रखता था। दक्षिण बिहार के बागी विचार को देखो, एगो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, अभी क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में 2 अंकों के, कि अंग्रेज न जो अभी पटना पुल बना हुआ है, जो गंगा नदी पर ऊपर पुल उस समय नहीं बना हुआ था, बाद में बना था। ये मतलब कि अपना सके भारत आज़ाद होने के बाद बना है, ठीक ना। 1900, हाँ, इंदिरा गांधी के काल का ही है, 62 भूल गया बेटा। अगला सुनो, तो जो पुल है नहीं, पर से क्वेश्चन पूछता है कि अंग्रेज लोग ना गंगा नदी, जो अभी गंगा नदी है, उस गंगा नदी पर पुल बनवाने, गांधी सेतु जो पुल नहीं बना हुआ था, उस समय के क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेज लोग गंगा नदी पर पुल बनवाने में दिलचस्पी क्यों नहीं ली थी। तो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से हम लिख देंगे, ठीक ना। यानी कि देखो, अगर गंगा नदी बीचों बीच बताए थे ना, बोर्ड पर देखो, अगर उस दिन मैप पर बताए थे कि बीचों बीच गंगा नदी गुजरती है, ऊपर वाला बिहार पड़ता है उत्तरी बिहार, नीचे वाला दक्षिणी बिहार, तो जो चंपारण था से उत्तरी बिहार में पड़ रहा है। तो यही पूछा जाता है कि जो अंग्रेज लोग था, इस गंगा नदी पर पुल क्यों नहीं बनवाया, या दिलचस्पी क्यों नहीं लिए, कि क्यों नहीं बनवाना चाहते, ये क्वेश्चन। क्योंकि दक्षिणी बिहार के मतलब यहाँ नीचे, ठीक ना। दक्षिणी बिहार में बागी विचार का मतलब है समझा, कि कोई ना अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक ना, विद्रोह कर रहा है, ये सब बागी विचार हो, यानी कि उसके बातों को नहीं मान रहा है। तो दक्षिणी बिहार के लोग ना बागी विचार का असर चंपारण में देर तक पहुंचे, इसलिए गंगा पर पुल बनवाने की स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
और यो वर्षों तक चंपारण में गोले नीलों का राज ब्रिटिश साम्राज्य में छत्र छाया में पनपता रहा। समझ में आ गया? इसको अपना तरीका से जे लिख सकते हैं, फिर बोल देते हैं कि गंगा नदी पर अंग्रेजों ने पुल बनवाने में दिलचस्पी क्यों नहीं ली? तो क्योंकि दक्षिण बिहार के जो बागी विचार है, दक्षिण बिहार के लोग ना बगावत करते थे। अगर पुल बन जाता तो बगावत जो है कहाँ तक पहुँच जाता? उत्तर बिहार चंपारण में पहुँच जाता। तो वहाँ जो अंग्रेज किसान जो था, यानी अंग्रेज लोग था, दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार पहुँच जाता। हाँ, ये लोग यहाँ तक पहुँच जाएगा। अभी दिल्ली में कैसे लोग पहुँचा? नेट से। पहले तो नेट नहीं था, पहले लोग के माध्यम, पहले गंगा नदी पार करना मुश्किल था। अगर पुल बनवा देता तो लोग तुरंत वहाँ पहुँच जाता, तब बगावत ज़्यादा हो जाता, तो अंग्रेज लोग को शासन करने में नहीं बनता। तो इसीलिए लिखल है कि दिलचस्पी न लियो, क्योंकि नीलो गिरो का राज साम्राज्य बना रहे। ठीक ना? क्या पूछा था शिवम तू? देखो, ऊपर वाला पड़ता है उत्तरी बिहार, तो पश्चिम चंपारण उत्तरी बिहार में पड़ता है, और नीचे वाला हम लोग पढ़ते हैं दक्षिणी बिहार में। तब बगावत उस समय दक्षिणी बिहार में ज़्यादा था, उत्तरी बिहार में नहीं था। अगर पुल बनवा देता तो इधर दक्षिणी बिहार से सब चोर लोग कहाँ पहुँच जाता? उत्तरी बिहार वहाँ पहुँचा देता, तो अंग्रेज लोग का साम्राज्य खतरा में आ जाता। यही उसका कारण था। तो लिख देगा कि अंग्रेज लोग पुल पर, अंग्रेज लोग गंगा नदी पर पुल क्यों नहीं बनवाना? उत्तर से, ऊपर से तो बता रहे हैं। ऊपर से आएगा गंगा नदी में, गंगा नदी वाला जहाँ जहाँ है तो अपना दक्षिणी बिहार के जे पार्ट में नदी बह रहा है उनमें चल जाता है। आगे देखो, तब देख जानवे तो करता है अपना सबके दक्षिणी बिहार में कहाँ दहाता है। ये गंगा नदी मेरी कटा है तो तनका सा ये कटाव आया है, बाकी बात इधर थोड़ी ना है। आगे देखो, इधर देखो, हो गया। अगला सुनो। और आतंक रहा और दैन समृद्धि और बेबसी के आलम में। अब गांधी जी वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इतना आतंक था चंपारण। अरे डंटा कहाँ रखा? ले लेता था। अब बिना पीट देंगे तभी से शांत रहेगा। ले लेता था। अच्छा रुको, अगला दे। हाथों से फाइटर वाला मारेंगे। अगला देखो, तो समय आया 1917 में। याद होगा चंपारण आंदोलन कब हुआ था? यहाँ चंपारण सत्याग्रह, तो वही डेट दिया गया है। हाँ 1917 में कि सन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी निकले। यानी कि बिजली से, बिजली नहीं है मतलब कि तुरंत कोई अचानक ऐसा चीज़ हुआ कि चंपारण में ना गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिख दी, और स्वतंत्र युद्ध के महानाटक के उस नंदी पाठ में मानव सूत्र रूप में संघर्ष की विजय की सारी गाथा की सीमा गई। और यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई सन 62 में, यानी 1962 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा पर निकला। ये जगदीश चंद्र माथुर लिख रही है कि न मैं 1962 में तीर्थ यात्रा पर गया। शिवा इधर देखो, आप कहाँ पर घूमने गए? तो चंपारण घूमने गए। कौन? जगदीश चंद्र माथुर। इसीलिए कहे कि इसको ना कभी कभी यात्रा वृत्तांत भी लिख देता, क्या कि यात्रा करने गए थे कहाँ? चंपारण में। अब इसके बाद वो अपना कहानी लिखते हैं कि क्या क्या उद्देश्य से। तो कब गए? 1962 में मैं तीर्थ यात्रा पर निकला, और उन सभी स्थानों पर रज लेने जहाँ पर गांधी जी ने 1917 में अभियान किया था। यानी कि जगदीश चंद्र माथुर उस सब जगह घूमे चंपारण में जहाँ पर गांधी जी आए थे, आंदोलन किए थे, वहाँ पर अपना कुटिया बना कर रहे थे, क्या क्या हुआ था तो सबको देखिए। ठीक ना? अभियान क्या था? उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला, कुछ अनुभव महाअनुभवों को जो सन 1917 में गांधी जी के साथ थे। और कुछ लोग वो लोग भी मिले, किनको? जगदीश चंद्र माथुर को कुछ लोग वो मिले जो गांधी जी के साथ उस समय आंदोलन किए थे, जो अभी तक जिंदा थे। सोने में सुहागा, तो कहते हैं कि सोने में सुहागा हुआ गया कि अगर कोई उस समय का काल का व्यक्ति मिल जाएगा तो उनको कोई कहानी बताने बहुत आसान हो गया, तो उनको कोई कहानी बता दिए सुन में। ये देखो, ये सब मुहावरा आएगा। जब मुहावरा जब भी रहेगा तो किताबें में से मुहावरा उठाएगा। जैसे पीछे भी कई गो के पढ़ लिए हम लोग। मोतिहारी में मिले थे। कहाँ पर? मोतिहारी। नाम क्या है? श्री राम दयाल शाह। गांधी जी के रहन सहन का प्रबंध जिनके हाथों में हुआ था। ठीक ना? तो गांधी जी के रहन सहन का प्रबंध कौन किया था? रामदयाल शाह। अगला व्यक्ति के नाम सुनो, श्री हरवंश सहाय, जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ आए थे। तब मुजफ्फरपुर से मोतिहारी गांधी जी के साथ कौन आए थे? हरवंश सहाय। ठीक ना? अगला सुनो, उन वकीलों में थे, वकील है जो आंदोलन में उनके सलाहकार थे। तो गांधी जी जब आंदोलन किए थे तो सलाहकार के में सब लोग थे। आगे सुनो, लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें हुई।
फिर आगे एगो व्यक्ति मिले, कौन है? रामनवमी प्रसाद। आगे देखो, रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों के में अग्रगण्य थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी भी चंपारण, याद होगा गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? राजकुमार। तो वही लिखल है कि जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया वह राजकुमार शुक्ल है। कौन है? राजकुमार शुक्ल। उनका निधन यहाँ लिख लिया है। आगे निकल है, जो 1917 में पहले ही श्री रामदयाल शाह, रामनवमी प्रसाद और हरिवंश शाह इत्यादि के संपर्क में आया था और राजकुमार शुक्ल 1930 के आसपास में मृत्यु हो गई। यानी कि राजकुमार शुक्ल का मृत्यु कब हो गया? 1930 के आसपास में उनका मृत्यु हो गया। किंतु लेकिन बुलाने वाला व्यक्ति यही थे। ठीक, आगे देखो, मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा है कि सुदूर भितिहरवा गांव में, देखो अभी भितिहरवा अच्छा से देख लो, एगो सके पढ़ाए थे, भितिहरवा क्वेश्चन में भी आता है। ठीक ना, बोलेगा गांधी जी है उठो कि गांधी जी के कितने आश्रम खोले थे? 3 गो में से वो भितिहरवा आश्रम खोले थे। क्वेश्चन में रहता है तो सबको भितिहरवा लिखने नहीं आया था, भथरवा करके लिख दिया था। तब बहुत आप सबके बता देते। ठीक ना, मतलब कि तब कितना पूछ रहा था कि सर जी ऐसे में हम जब भी लिखे थे ना वहाँ मतलब टीवी पर नहीं पढ़ा थे तो बोर्ड पर लिख करके बता रहे थे, हम लिख करके दिखा दिए तब पर भी लोग नहीं पता। जब टेस्ट के दिन सब्जेक्टिव वाला लिए तो गलती लिख दिया। 3 गो के नाम आएगा, तीनों के नाम गलती लिख दिया। बहरवा मधुबनी लिख दिया। यानी कि देखे हुए हम जे शब्द रहता है इसलिए बोर्ड पर थोड़ा सा कहते हैं यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, छोड़ो ना। हाँ, तो ये गांव के नाम अगर जे आएगा लिखल रहता है, एमन साहब लिखने के लिए रहेगा, तो सबको देख लो, इसलिए बार बार दिखा करके कर रहे हैं ताकि तुम लोग को सब्जेक्टिव लिखना हो तो शुद्ध शब्द लिखो। अब तू अशुद्ध लिखेगा वहाँ टीचर पढ़ने वाला समझ जाएगा कि बच्चा के जब लिख ही ना आता तो पढ़ेगा तो चोरी कर लेगा। आगे देखो, यह गाँव अमोलवा के निकट है, इसीलिए अमोलवा कोठी पढ़े थे ना थोड़ा देर पहले। तो जो भितिहरवा गाँव है कहाँ है? अमोलवा के निकट। ये सब पश्चिम चंपारण के ना कुछ छोटा छोटा गाँव है जो बहुत बड़ा हो चुका है। हाँ, सन 1917 में एमन साहब की तूती बोलती थी। हम देखे थे पीछे कि अमोलवा की जो कोठी था वहाँ एमन साहब का घर था, कोठी में वहाँ पर वो पूरा आतंक फैला हुए थे, इसीलिए तूती बोलती। तूती मतलब कि बहुत आतंक का दूसरा नाम है बाबू भैया, वही वाला है। उस समय आतंक का दूसरा नाम था एमन साहब। तो आगे देखो, जब गांधी जी चंपारण में रैयत की भय को अत्याचार से चुंगल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अव्यवस्था को सुधार करने के लिए श्री गणेश किया। यानी कि शुरुआत होता है श्री गणेश करने का, देखो शुभारंभ करना। अरे उतना दूर पहला को पीछे से देखो। तो देखो उस समय चंपारण में जितना रैयत यानी किसान वाला सब लोग था उस पर अत्याचार कौन कर रहा था? एमन साहब। तो उसको छुटकारा लेने के लिए गांधी जी आए और उसको सामाजिक सुधार की शुरुआत करने के लिए जब शुरू किए तो श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया। देखो यहाँ से फिर एगो क्वेश्चन आएगा, 4 अंकों में पूछता है दीर्घोत्तरी, अगला वाला क्वेश्चन पूरा डिटेल में लिखना। तो रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव के किसानों ने शिकायत अध्ययन करने के लिए गांधी जी जा रहे थे, यानी कि कुछ शिकायत था उसको ठीक करने के लिए। तो उनके साथ दूर जाना था, हाथी पर दोनों सवार थे। ठीक ना, हाथी से जाते, कड़ी धूप थे। तभी गांधी जी ने ग्रामीणों के दुर्दशा को दूर करने में शिक्षा का महत्व पर अपने विचार प्रकट किए। यानी कि गांधी जी को कहा गया कि इस व्यवस्था को कहीं ठीक करना है, तो वो आए कि अगर इस व्यवस्था को इस सबको ठीक करना होगा तो पहले क्या चीज़ ठीक करना होगा? पहले शिक्षा। ठीक ना, कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था ठीक न है, पहले यहाँ सब लोग को हम पढ़ा लिखा करके सुधार करेंगे। और जैसे जैसे लोग के अंदर से डर खत्म होगा, पढ़ाई के ज्ञान आएगा। जैसे लाइनें हो है, शिक्षा वह शेरनी के दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो यानी कि सब टाइम में पहले वही किए। ठीक ना, शिक्षा। आगे देखो, तो गांधी जी पहले क्या किए? सभी को पढ़ाने पर जब से मौजूद है तो यही लेने से क्वेश्चन आता है। रे देखो कि गांधी जी ने चंपारण की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या सुधार किए। तो आप जितना लाइन नीचे बोलेंगे सब 4 अंकों में लिख देना है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ये लाइन नहीं लिखना है, ये में टॉपिक नहीं हुआ क्या? गिलाई के बच्चा। देखो क्या किए गांधी जी चंपारण, रे उधर सुनो, आदर्श की जगह। गांधी जी चंपारण में शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या किए? तो वो क्या किए है, व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं का सुलझान काम करना काम नहीं चलेगा। यानी कि इसको सुधार केवल काम नहीं चलेगा,
तो यहाँ से लिखना, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कितने आश्रम खोले थे तो 3 आश्रम, कहाँ कहाँ तो अभी बोले थे भीतिहरवा, बहरवा, मधुबन, तो यही वाला को पूरा लिखना कि चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते थे। कौन? गांधी जी। इसलिए थोड़े दिन बाद उन्हें 3 गाँव में आश्रम विद्यालय स्थापना की। ठीक तो रहेगा, गांधी जी ने चंपारण में कितने आश्रम विद्यालय की स्थापना किया? एगो तो पहले ऑब्जेक्टिव ही रहे, हाँ, मधुबन, मधु, ठीक ना। अब कौन कौन जगह है, जगह के बाद अपनी लग जाता है बहरवा आश्रम विद्यालय, बहरवा, मधुबन आश्रम विद्यालय, भीतिहरवा आश्रम विद्यालय। ये भीतिहरवा आश्रम विद्यालय, तीनों से अधिक जगह आश्रम है ना, जो अभी भी जैस के तैस है, लोग अभी भी वहाँ घूमने जाता है, देखता है ना, पढ़ाई अब उस तरह के ना होता है, मतलब यादों के तरह बन गया है, मेमोरीज वाला जगह है, तो देखने जाता है। ये सब पर ना अब क्या होता है तो अनशन होता है। ये अभी अपना बिहार सरकार के जो अथी विधानसभा वाला चुनाव हुआ था जिसमें नीतीश सरकार जीता है, तो उस समय जो पीके वो आदमी था वो आंदोलन किया था यहीं पर जाकर के, भीतिहरवा पर। बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा भीतिहरवा आश्रम पर जाकर कोई भी राज्य में जो मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए ना, जो चुनाव जो होता है उसको विधानसभा का चुनाव, जिसमें विधायक चुना जाता है, जैसे अपना राजा पाकर के महेंद्र राम चुना गए, तो ये सब विधायक हुए, विधानसभा के सदस्य बने, ठीक ना, जिसको बोला जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आए बैठक पटना में विधानसभा। चलो आगे पढ़ते आए, हाँ आगे, हाँ आगे हम लोग इस पर थे। पहले ऑब्जेक्टिव याद करो, गांधी जी कितने आश्रम विद्यालय की स्थापना किए? कौन कौन? मधुबन, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव रहेगा। सुनो, गांधी जी ने चंपारण की शिक्षा व्यवस्था सुधार करने के लिए क्या किए? तो बोल देते, सुनो, गांधी जी ने 3 गांव में आश्रम विद्यालय किए, बहरवा, मधुबन, भीतिहरवा, आप सबके बताएंगे। ऊपर की दिक्कत नहीं सुनेंगे, आज तू कहला होगा पीछे डिस्टर्ब किया, कभी आगे डिस्टर्ब करता है, कभी से बतिया आगे रखो, कलम दो उसका, आप कोई ना बेंच उठाकर दे पर तोड़ देगा, कलम दो ना उसका, दो अभी मारता है ओकरा, बेंच पर लटकल रहता है, बार बार तरफ छोड़ नहीं, उस पर नहीं, अपना बेंच पर तू लदल रहो ऐसे कर। चलो आगे सुनो, ठीक ना। सब्जेक्टिव सुनो, 4 अंक है, इसीलिए बहुत आराम से बता रहे हैं। क्या बोले रहेगा कि गांधी जी ने चंपारण की शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या सुधार किए? तो जब गांधी जी चंपारण के व्यवस्था को देखे तो कहे कि सबसे पहले हमको शिक्षा सुधार करना होगा, हाँ, तभी इस समाज का सुधार हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जब 3 गांव में आश्रम विद्यालय किए, बहरवा, मधुबन और भीतिहरवा, और सभी जगह पर न विदेश से पढ़ कर के आए हुए शिक्षक को नियुक्त किए, जिसमें से बहरवा विश्वविद्यालय में कौन आए? तब ये पूरा लिखना है। बहरवा में बने थे बब्बन जी गोखले और उनकी पत्नी अवंतिका बाई। और सुनो रे, नहीं करो, मधुबन में कौन बने? तो नरहरि दास और उसकी पत्नी। और भीतिहरवा में कौन रही? तो कस्तूरबा गांधी और पुंडलिक जी, ठीक ना। एगो व्यक्ति पुंडलिक जी है, कस्तूरबा गांधी पता होगा कौन है सी? पत्नी के नाम है, ठीक ना। तो सब वो आई थी वहाँ पर, आश्रम के देखभाल कर रही थी। और अभी आप पूरा पर समझना गया, इसको इतना लिख देंगे 4 अंक बन जाएगा। सुनो अब यहाँ से, वो दूसरा नरहरि दास है। हाँ, क्या अहमदाबाद गुजरात अब उतना नहीं, पृथ्वी पर होगा। हाँ, आगे पढ़ते, आप चुपचाप हो जाओ। कहाँ है? यहाँ से देखो, तब बहरवा में खोले, मधुबन में खोले, भीतिहरवा में खोले। कुछ अरे न मालूम है, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को 3 गांव में तैनात किए। वे कार्यकर्ता आए और गुजरात और महाराष्ट्र से आए। कहाँ से? और महाराष्ट्र से। बहरवा का विद्यालय विदेश से शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बब्बन जी गोखले किए और उनकी विदुषी पत्नी अवंतिका बाई गोखले चलाई, ठीक ना। तब बहरवा आश्रम के एक व्यक्ति चला लिए। आगे देखो, साथ में देवदास गांधी जी थे
और मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिक और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। 2 जगह क्या हो गया। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहाँ रहे। अब भितिहारवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। बाद में वहाँ पर पुंडलिक जी आए। फिर आगे पूछेगा पुंडलिक जी कौन है, ऑब्जेक्टिव में तो बता देना वो शिक्षक थे, ठीक ना। पुंडलिक जी कौन थे, तो शिक्षक थे। एगो सब्जेक्टिव में सेम क्वेश्चन रहेगा कि पुंडलिक जी कौन थे, तो पूरा डिटेल बताना है कि गांधी जी जब आश्रम में खोले थे पढ़ाने के लिए, तब विदेश से शिक्षा प्राप्त किए हुए पुंडलिक जी को शिक्षक बना कर रखे, जिनका काम था बच्चों को पढ़ाना और उसके अंदर से डर को दूर करना, यानी निर्भीकता की पाठ पढ़ाना और सभी ग्रामवासियों के अंदर से एमन साहब के खौफ को दूर भगाना, यही उनका काम था। आगे सुनो, इधर सुनो रे। तब पुंडलिक जी गए, स्वयं कस्तूरबा भितिहारवा आश्रम में रह करके इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल करती रहती थी, यानी जितना कार्यकर्ता या शिक्षक हुए उनका देखभाल फिर ये करती थी। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था, यहाँ से फिर वो क्वेश्चन रहेगा कि गांधी जी के शिक्षा का आदर्श क्या था, यानी कि कैसी शिक्षा, जैसे 10वां में पढ़ा कि कैसी शिक्षा को बढ़िया शिक्षा मानते हैं, वही टॉपिक में है, ठीक ना। हाँ, तो यही टॉपिक को इसमें भी सेम लिखा गया है कि आदर्श क्या है। तो इस बारे में गांधी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को, जिसमें शिक्षा संबंधी उनके आदर्श पर प्रकाश डाला। कहे कि आदर्श शिक्षा क्या है, मैंने इन स्कूलों में किसी तरह का नाप तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है। मैंने तो पुरानी लिपि से चल करके हट कर चल रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैंने खौफनाक और है मानता हूँ। छोटे बच्चे को, देखो यही लाइन है ना, चरित्र और बुद्धि का विकास करना आदर्श शिक्षा है, ठीक। बजाय पद्धति को बौना बना रही, अपने प्रयोग में वर्तमान क्या, हाँ ठीक ना, तो कहाँ सारे गुणों को ग्रहण करते हुए उसके दोषों को बचने की चेष्टा करूंगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चों ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्ठकुल हो, ठीक ना। तो शिक्षा उन लोगों के साथ मिलकर रहे जिनका चरित्र बहुत अच्छा हो और खुद कुछ गुणवान हो और सुसंस्कृत हो। मैं तो ऐसे ही शिक्षा मानता हूँ, ठीक ना। तो इस तरह को शिक्षा को आदर्श माने है। और अक्षर ज्ञान तो उस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन है, और जो किताबी ज्ञान है, अक्षर ज्ञान तो बस स्टार्टिंग के ज्ञान है। और जीविका के लिए बच्चे को नए साधन सीखना चाहिए, यानी कि कोई टेक्निकली हुनर सीखना चाहिए और उनके औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ठीक ना। फैक्ट्रियाइज यानी कि कोई हुनर वाला। और इरादा यह नहीं कि शिक्षा पा लेने के बाद बच्चे अपना वंशगत व्यवसाय को छोड़ दें, और ये नहीं कि शिक्षा पा लेने के बाद अपना जो वंशानुगत जो कोई हुनर वाला कार्य है वो छोड़ दे और कोई दूसरा टाइप के कर रहा है तो वही में करे। जो ज्ञान वह स्कूल से प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेती और ग्रामीण जीवन में भी कर सके। जैसे ई वाला का उपयोग बहुत कम होता होगा, ठीक ना। लेकिन अगर वो एग्रीकल्चर पढ़ रहा है तो कोई थोड़ा हमारा खेती में हो रहा है, अभी बायोलॉजी पढ़ रहा है दूसरा, तो जरूर थोड़ा हमारा दैनिक जीवन में उपयोग में समझ में आइए रहा होगा। परिष्कृत करने में होगा। कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी के इन आदर्शों को भितिहारवा के में ही कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। और ये जो इनका शिक्षा का आदर्श था उसको भितिहारवा में पढ़ाने का शुरू किया गया। उसी भितिहारवा में मैं पहुंचता हूं। अभी इतना ही लाइन लिख रहे हैं कौन, जगदीश चंद्र माथुर, कि मैं उसी भितिहारवा आश्रम को देखने के लिए पहुंचता हूं। तो मेरा भाग देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थे पुंडलिक, यानी कि पुंडलिक जी उस समय तक के जिंदा थे, यानी 1962 में, और उनसे मिले। सन 1917 में इन्हीं पुंडलिक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था। ये सलाह लिखना था कि गांधी जी को गांधी जी ने पुंडलिक जी को बेलगांव से बुलाया था और भितिहारवा आश्रम में रह करके बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल से भय को दूर करने के लिए। जब सब्जेक्टिव में लिखना है कि पुंडलिक जी कौन है तो यही लिखेंगे पुंडलिक जी एक शिक्षक है जिन्हें गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था। भितिहारवा आश्रम में रह करके बच्चों को, हाँ बेलगांव से बुलाया था, भितिहारवा आश्रम में रह करके बच्चों को पढ़ाने के लिए, हाँ ग्रामीण वासियों के दिल से भय दूर करने के लिए, एमन साहब का जो खौफ था उसको दूर करने के लिए यही सब्जेक्टिव में लिखना है। कौन है शिवानी को उठाओ उसको, नहीं तो तुमको लग रहा है कि तू सुन रही है, ध्यान से अगला सुनो, देखते भी रहो। आगे सुनो, आगे फिर लिखल है ग्रामीण वासियों के दिल से भय दूर करने के लिए। वे लगभग 1 साल रहे और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले में निर्वासित कर दिया।
ठीक ना। और अंग्रेज सरकार फिर ट्रांसफ़र वाला सिस्टम इन्हें से उन्हें कर दिया। इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते हैं। अब इतना समय हो गया है, फिर भी कुछ समय बाद न पुंडलिक जी घूमने उमने के लिए वहाँ पर ही आ जाते हैं। रे बोतल के सही से रखो तो बेकार में पिटाया जाएगा। आगे सुनो, हर 2 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते हैं। उनके शिष्य की भी मौजूद थे। अब जगदीश चंद्र माथुर लिख रहे हैं कि उस समय जब पुंडलिक जी मिले थे तो उनका कुछ शिष्य भी मिला था। और एक और कहानी सुनाएंगे। वृद्ध हो चले थे पुंडलिक जी, तो पूरा वृद्ध हो चुके थे, किंतु पुंडलिक जी का तेजस्वी व्यक्ति देखो अब पुंडलिक जी कैसे देखने में लगते हैं वो लिखेंगे कि वो तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, यानी कि देखने में अभी शरीर एकदम ठीक ठाक है, और दबंग आवाज़, यानी कि आवाज़ में अभी भी दम है, अंकित के साक्षी है उस अग्नि शिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया। पुंडलिक जी ने वहाँ कमरा दिखाया जहाँ गांधी जी बैठकर काम करते थे। फिर पुंडलिक जी साक्षी मतलब अभी भी उसका वही मतलब कि कोई प्रमाण अभी तक भी वही है, यानी कि दिखाई देता। आगे देखो हाँ टाइम हो गया, खत्म कर रहे हैं। आगे सुनो, एगो कहानी यहाँ पड़ी है कि घोड़ा पर आया था तो लगा वाला बता देती है कहाँ चल गया। आगे देखो, पुंडलिक जी वहाँ कमरा दिखाया, गांधी जी काम करते हुए मेज पर जिस पर चिट्ठियाँ लिखी थी। एक मठ के निकट एक आश्रम था, गांधी जी ने आश्रय देने के, देखो यहाँ से फिर क्वेश्चन आएगा, चलो एक जैसे क्वेश्चन है कल बताने दो, अरे शांत हो जाओ। यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि गांधी जी को कहाँ पर आश्रय मिला था। तो एगो महुआ के पेड़ है, देखो महुआ के पेड़ देखा है ना। गांधी जी को ना किसी को हिम्मत ना था कि गांव में आश्रय दे, तो मठ के महंत ने महुए के पेड़ के नीचे जगह दी थी। तो रहेगा मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ आश्रम दिए थे, महुआ के पेड़ के नीचे, ठीक ना। फिर क्या हुआ था, वहाँ पर ही गांधी जी खटिया बिछा कर रहे और झोपड़ी बनाई, और डॉक्टर देव आकर के आश्रम को चलाते थे। हाँ वही पेड़ था, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। देखो झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया, तो रहेगा गांधी जी के झोपड़ी को कौन जला दिया, एमन साहब नहीं, एमन साहब के कर्मचारियों ने, ठीक ना। आगे देखो फिर क्या किए, बाद में वो खपरेल का भवन बना गए जो अब बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। और फिर वहाँ पर क्या बना लिए, खपरेल के। यहाँ से सब्जेक्टिव फिर से रहेगा कि गांधी जी को कहाँ आश्रय मिला था। तो पहले महुआ के पेड़ तर, फिर वहाँ पर ही झोपड़ी बनाए, एमन साहब के कर्मचारी जला दिया, फिर वहाँ खपरेल बना कर रह गया, अब आश्रम बन के रहता है। इस तरह से हम लोग का हो गया। आगे सुनो, खपरेल भवन जो अभी भी है, अब कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती थी। गांधी जी प्राय बेतिया और मोतिहारी में ही रहते थे। ये फिर यहाँ से जब सब्जेक्टिव लिखे के रहेगा कि गांधी जी का कहाँ पर जगह है, कहाँ निवास करते थे, किस अवस्था में, तो इतना एगो फिर सब्जेक्टिव लिखल है। ठीक।